स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। दोपहर के 2 बज चुके हैं और वक्त हो चला है दोपहर की बड़ी बहस का। तो सीधे चलते हैं भोपाल, जहां हमारी सहयोगी शिफाली पांडे मौजूद हैं। ओवर टू यू शिफाली। शुक्रिया पुनीत। नमस्कार। बड़े होकर क्या बनोगे, ये वो सवाल है जिससे हम सब कभी न कभी दो चार हुए हैं। जब डॉक्टर और इंजीनियर का सपना आउटडेटेड होने लगा, तब एक ख्वाब आंखों में अफसर बनेंगे। तो ये सपना बहुत से लोगों ने देखा, लेकिन वो गिनती के लोग होते हैं जो अपने सपने को हकीकत की जमीन दिखा पाते हैं। तो मध्य प्रदेश में इस बार 25 ऐसे टॉपर स्टूडेंट हैं, टॉपर जिन्होंने अपने सपने को हकीकत की ज़मीन दिखाई है। आज उन्हीं टॉपर्स से करेंगे बात। साथ में हमारे साथ वरिष्ठ IAS अफसर भी होंगे जो बताएंगे कि ये मंजिल किस तरह से तय की जाती है। इसी विषय पर करेंगे चर्चा। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर हमारे साथ जुड़ेंगे 2 खास मेहमान। यूपीएससी में सिविल सर्विस एग्जाम में इस बार MP के 25 टॉपर चुने गए हैं। खास बात यह है कि इनमें तादाद ज्यादा उन छात्रों की है जो छोटे शहरों से है। विदिशा से इस बार यूपीएससी में 3 छात्र सिलेक्ट हुए, लेकिन प्रदेश में पहले नंबर पर रहे हैं इंदौर के प्रदीप सिंह। भोपाल से 14वीं रैंक पर चुने गए अनमोल जैन ने कहा कि ये कड़ी मेहनत का नतीजा है। एवरेज आउट हमारा अच्छा होना चाहिए पढ़ाई का। एज सच कोई स्ट्रिक्ट रिजिड रूल्स नहीं होते कि हमको 14 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है, बट वीकली या मंथली एवरेज है हमारा जो टारगेट कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बेसिस पे हम प्रिपरेशन अपनी मॉड्यूल कर सकते हैं। इस बार MP से 25 टॉपर चुने गए हैं। ये सफलता क्या इस बात की तस्दीक करती है कि अब छोटे शहरों के बड़े सपने सच हो रहे हैं? जी, काफ़ी मेहनत थी। पिछली बार भी जब 93 रैंक आई थी तब भी मेहनत थी, उससे ज़्यादा मेहनत इस बार थी। तो मेहनत तो काफ़ी थी, लेकिन आज जब परिणाम आए हैं तो मुझे लगता है कि वो मेहनत कड़ी मेहनत और जज्बा हर हाल में कामयाब होने का। ये छात्र मिसाल हैं कि छोटी जगह से भी लगाई जा सकती है ऊंची छलांग। तो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं 2 खास मेहमान। इंदौर से हमारे साथ हैं प्रदीप सिंह, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 26वीं ऑल इंडिया रैंक हासिल की है। आपको बहुत बहुत बधाई प्रदीप। और हमारे साथ हैं वरिष्ठ IAS अधिकारी सुदाम खाड़े सर। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूँगी इंदौर का प्रदीप का। प्रदीप, जब आपके बारे में मैं पढ़ रही थी तो पता चला कि कई दोस्तों की बारातें आपने अटेंड नहीं की, 56 दुकान का रास्ता भूल गए आप, और जाने कितनी रातें आपने पढ़ते हुए गुजारी, जिसके बाद ये सवेरा आया। तो वो जो मेहनत है उसको ज़रा सा एक बार रिकॉल करें दर्शकों के सामने। जी मैम, ये सच है, क्योंकि प्रिपरेशन के टाइम पे काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जिनको अवॉइड करना होता है, और ये मेरे ख्याल से सारे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स जो हैं वो करते हैं। तो ये कोई मेरी ख़ास बात नहीं है, लेकिन बस ये है कि जब प्रिपरेशन का टाइम था तब इन सारी चीज़ों से मैं दूर था। जितने भी फंक्शंस होते थे, इवेंट्स होते थे, या फिर कोई दोस्तों का फंक्शन होता था, कहीं जाना होता था, फिल्में वगैरह देखना, ये सब बंद कर दिया था, क्योंकि एकमात्र लक्ष्य था कि हाँ एग्ज़ाम में सक्सेस पानी है। और अब मुझे लगता है कि सक्सेस मिल गई है, तो वो सब जो भी त्याग किया वो बिल्कुल सफल हुआ। बिल्कुल। रुक करूंगी मैं सुदाम खाड़े सर का। सर, अरसे बाद ये हुआ है कि मध्य प्रदेश में 25 जो हैं स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं यूपीएससी में। ये जो बदलाव दर्ज हो रहा है, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? नमस्कार शेफाली जी, ये बहुत अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश में जब मैं मध्य प्रदेश काडर में आया था तो हार्डली सिंगल डिजिट में यहाँ बच्चे पास होते थे, यूपीएससी क्लियर करते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने देख रहे हैं कि ये संख्या बढ़ती जा रही है। और बहुत अच्छी खबर ये भी है इसमें कि सिर्फ शहरी नहीं, निम्न शहरी और ग्रामीण क्षेत्र से काफ़ी तादाद में छात्र और छात्राएं इसमें यशस्वी हो रहे हैं और आगे आ रही है। बहुत अच्छा बदलाव है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक बहुत कठिन परीक्षा, भारत की सबसे कठिन परीक्षा इसको मानी जाती है, और उसमें पास होना अपने आप में एक अजीब सा चैलेंज है। कई लाख विद्यार्थी इस परीक्षा के पूर्व परीक्षा में बैठते हैं, कई हज़ार उसमें मुख्य परीक्षा में जाते हैं,
और कुछ सैकड़ों में ही उसमें से सिलेक्ट होके इंटरव्यू से पास होते आते हैं। जैसे कि साल 927 कैंडिडेट्स पास हुए हैं। मैं प्रदीप को और उनके पूरे साथियों को मध्य प्रदेश के जो यशस्वी हुए हैं उनको बधाई देता हूं। और कोइंसिडेंटली प्रदीप की और मेरी रैंक एक ही है, मेरी भी 26th रैंक थी। मैं उनको सबको बधाई देता हूं। और ये जो बदलाव आया है उसके कई कारण मैं मध्य प्रदेश में देख रहा हूं कि ये जो लगन है, और छोटे से शहरों में भी इस प्रकार की कई बार मटेरियल नहीं आता, गाइडेंस नहीं मिलता, इसके बावजूद भी जो स्ट्रैटेजी के तहत जो बच्चे पास हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल प्रदीप, ये देखिए इत्तेफाक है कि सुदाम खाड़े सर की भी 26वीं रैंक थी, आपकी भी 26वीं रैंक। लेकिन शुरुआत से जो मैं शायद आपसे जानना चाह रही हूँ, शायद दर्शक जो आपसे जानना चाहते हैं, कड़ी मेहनत एक जनरलाइज शब्द है, लेकिन गहराई में अगर जाएं और बैकग्राउंड की भी बात करें तो कहा यह जाता है कि आप किस माहौल से हैं ये भी बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन आपने बहुत संघर्षों से निकलकर ये मुकाम हासिल किया है। दूसरे अटेम्प्ट में हुआ, पहले तो आप असिस्टेंट कमिश्नर तक पहुंच ही गए थे। तो वो थोड़ा सा आप बताएं कि किस तरह से कि जो छोटे शहर के जो छात्र हैं, जो यूपीएससी की अभी तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास बहुत सुविधाएँ नहीं हैं, उनको कुछ राह दिखाई दे सके। जी मैम, मैं सर्वप्रथम सर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे बधाई दी। और ये बहुत मेरा सौभाग्य है कि सर की भी रैंक 26 थी, मेरा भी 26 है। और यदि मैं उनके पद पर चल पाऊँगा तो ये मेरे लिए और सौभाग्य की बात होगी। और मैम हाँ, ये 2 अटेम्प्ट्स की कहानी बहुत मेरे लिए काफ़ी आनंददायक रही है, क्योंकि लास्ट ईयर जब मेरी 93 रैंक थी तब मुझे लगा था कि मेरा यूपीएससी का सफ़र ख़त्म हो चुका है और अब मैं आगे सर्विसेज में जाके कंट्रीब्यूट करूँगा। लेकिन हालात के कारण कुछ ऐसा हुआ कि 92 पे आईएएस क्लोज हो गया और 93 पे मुझे इंडियन रेवेन्यू सर्विस मिला। तो मैंने इंडियन रेवेन्यू सर्विस ज्वाइन की और साथ में ही मैंने एग्ज़ाम भी दी थी अगले साल की, जिसका आज रिज़ल्ट आया है, जिसमें 2 दिन पहले रिज़ल्ट आया है, जिसमें 26वीं रैंक मुझे मिली है। तो ये कहानी काफ़ी अच्छी रही है मेरे लिए और इससे एक सबक मैंने सीखा है कि अगर आप मेहनत करेंगे और सही दिशा में करेंगे तो बिल्कुल परिणाम आपके पक्ष में आएगा। और हाँ, छोटे शहरों की ये सही बात है कि छोटे शहरों में थोड़ा रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कम है, गाइडेंस भी कम है थोड़ा। लेकिन मेरे ख्याल से अगर जज्बा बड़ा हो तो शहर छोटा या बड़ा मैटर नहीं करता। बस ये है कि अगर मेहनत की जाए और सही दिशा में की जाए तो बिल्कुल सफलता मिलेगी। बिल्कुल, सुदाम खाड़े सर का रुख करना चाहूँगी। जैसा प्रदीप ने अपना अनुभव बताया कि एक बार तो लगा था उन्हें, इतने निराश हो गए थे कि अब ये सफ़र ख़त्म ही हो गया। आप अपना तजुर्बा भी बताएं सर, और आप तो मार्गदर्शक की भूमिका में भी हैं कि किस तरह से कहाँ वो टर्निंग पॉइंट होता है, 9वीं होता है कि 12वीं होता है, कहाँ से सपना तो हालांकि बहुत पहले से शुरू हो जाता है अफसर बनने का, लेकिन शुरुआत कहाँ से कर देनी चाहिए अगर आप अफसर बनना चाहते हैं, तो उसको ज़मीन पर उतारने की शुरुआत किस क्लास से कर देनी चाहिए और तैयारी किस तरह होनी चाहिए? ये बहुत अच्छा प्रश्न शेफाली जी आपने पूछा है, क्योंकि हमारे यहाँ विशेषता यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत टफ कंपटीशन है। और जिस प्रकार की आजकल की जो क्वेश्चंस आते हैं या जिस प्रकार की एग्ज़ाम होती है उसमें ये और कठिन होता जा रहा है। 2-3 चीज़ें मैं क्लियर करना चाहूँगा। मेरे बारे में भी एक छोटे से गांव से आया हूँ और इनिशियली मैं खुद डॉक्टर हूँ और डॉक्टर होने के बाद मुझे पता चला कि ऐसे एग्ज़ाम दी जा सकती है। तो मेरे द्वारा तो बहुत लेट प्लानिंग की थी, लेकिन चूंकि एक बहुत ही प्रोफेशनल और एक फुल टाइम काम करने वाला एक एग्ज़ाम है ये, इसमें किसी प्रकार की किसी काम के साथ ये काम नहीं किया जा सकता। इट्स फुल टाइम जॉब, नंबर 1। नंबर 2, इसकी शुरुआत अगर आपने तय कर लिया है तो एज अर्ली एज पॉसिबल करनी चाहिए। कम से कम 12वीं के बाद अगर आपने तय कर लिया है तो इस प्रकार से आपको पढ़ाई की शुरुआत करनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन के बाद भी अगर तय कर लिया तो आप पास नहीं हो सकते हैं। कई लोग ग्रेजुएशन के बाद ही कई बार तय करते हैं, लेकिन उसके बाद कम से कम एक फुल टाइम 1 साल अगर आपने अच्छी मेहनत के साथ, पूरी रणनीति के साथ अगर काम किया तो बहुत आसानी से हो सकता है। ये रणनीति की जो मैं बात कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई बार मार्केट में कई प्रकार की चीज़ उपलब्ध होती है, कोचिंग क्लासेस होते हैं, किताबें होती हैं, मटेरियल बहुत उपलब्ध होता है, लेकिन हर एग्ज़ाम में हर चीज़ वहाँ उपयोगी नहीं पड़ती है।
हर व्यक्ति को और हर अधिकारी का या जो विद्यार्थी का पास होना या यशस्वी होना अपने आप में एक कहानी होती है, और हर एक कहानी एक दूसरे के साथ कई बार मिलती नहीं है। इसका कारण यह है कि हर व्यक्ति को उसके हिसाब से पढ़ाई करनी पड़ती है। इनिशियल स्टेज में जैसे कि 3 फेजेस में एग्जाम होती है, प्रीलिम्स होती है, मुख्य परीक्षा होती है और उसके बाद इंटरव्यू होता है। जो प्रीलिम होती है वो ज़्यादातर आपके इंफॉर्मेशन की टेस्टिंग होती है। जो मुख्य परीक्षा होती है उसमें आपका जो आपने पढ़ा है इंफॉर्मेशन के रूप में, उसको आप अप्लाई कैसे करते हैं, एनालाइज कैसे करते हैं और उसको उपयोग कैसे करते हैं, उसके आधार पर मुख्य परीक्षा होती है, जो एक्चुअली मुख्य परीक्षा होती है। क्योंकि इसमें अगर आपको अच्छे मार्क्स मिले तो आपको इंटरव्यू में जाने का मौका मिलता है और पास होने की संभावना काफ़ी बढ़ती होती है। तीसरा जो महत्वपूर्ण इसमें जो सोपान है वो है इंटरव्यू का, जो आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट का किया जाता है। क्योंकि आपकी इंफॉर्मेशन, आपका ज्ञान, एनालिसिस और इस प्रकार की चीज़ ऑलरेडी चेक की जा चुकी है। तब आपको वाकई एज ए व्यक्ति आप परीक्षा के लिए एक विजडम के रूप में क्या आप में वो सभी गुण है कि नहीं, वो देखने के लिए होता है। तीसरी बात, कई बार प्रश्न मुझे भी पूछते लोग कि इंटरव्यू के लिए या कई चीज ऐसी चीज़ें होती है, ऐसी कौन सी मुश्किल चीज़ें होती है उसमें। सबसे मुश्किल चीज़ तो ये होती है कि हम अपने दिमाग से निकाल दें कि हम पास नहीं हो पाएंगे। हम पास होंगे, ये बहुत बड़ी अपने आप में ताकत होती है। और सकारात्मक अगर रवैये से समाधान में अगर हम काम करेंगे और स्ट्रैटेजी के साथ काम करेंगे तो वो कोई मुश्किल काम नहीं है। मार्केट में मैंने जैसे कहा कि बहुत मटेरियल अवेलेबल होते हैं, एक ही चीज़ की 4-4 किताबें उपलब्ध होती है, एक ही चीज़ पढ़ाने के लिए 10 से सैकड़ों क्लासेस उपलब्ध है, कोचिंग क्लासेस उपलब्ध है। लेकिन कई बार मटेरियल ज़्यादा होने की वजह से जो चीज़ें आवश्यक है वो हमको मिल नहीं पाती। जो यूपीएससी का जो पैटर्न कई सालों से हम देखते आ रहे हैं उसमें ये देखा जाता है कि एक ग्रेजुएट हुआ छात्र या छात्रा अगर कॉमन सेंस के तरीके से अच्छे तरीके से अगर पढ़ाई करे तो कहीं बढ़ के वो यशस्वी हो सकती है। लेकिन उसकी मेहनत, डिटर्मिनेशन, सही नोट्स या सही प्रकार का मटेरियल जो स्टडी मटेरियल होता है और तरीका आपके लिखने का अगर अच्छा हो वो तो आसान है, क्योंकि ये बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कई बार कोचिंग क्लासेस हमको कई चीज़ें पढ़ाते हैं, उसके बावजूद भी अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी खुद की एक तैयारी, एक खुद का अपना एक होमवर्क और एक्सरसाइज होना चाहिए जो उसको लेके जाएगा। क्योंकि आवश्यक नहीं कि हर चीज जो मटेरियल या क्लास से किताब में जो आपने ही बिल्कुल सर, जैसा आपने कहा कि इंटरव्यू जो है वो एक तरीके से आपका पूरा पर्सनालिटी का टेस्ट होता है। और अफसर, आईएएस अफसर जो बनते भी हैं, आप खुद कलेक्टर रहे हैं भोपाल के, और कोविड-19 के वक्त में आपने बहुत मुश्किलों में स्थितियों को संभाला है। तो उस लिहाज से देखें तो एक तो मानसिक मजबूती जो है वो कितनी ज़रूरी है, और दूसरा थोड़ा सा इससे अलग सवाल है, लेकिन आईआईटीएंस जो ज़्यादा इसमें चयनित हो रहे हैं उसकी क्या वजह है कि वो ज़्यादा शार्पन होते हैं? मेंटल फिटनेस कितनी ज़रूरी है सर? ये बहुत सही प्रश्न है। आईआईटीएंस, डॉक्टर्स और कई प्रोफेशनल इंजीनियर्स होते हैं, वो कई उनकी संख्या ज़्यादा है। पिछले कई सालों का हम स्टैटिस्टिक्स में देखें तो ये संख्या ज़्यादा होती है। उसके कई कारण हैं। एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, एक ये भी चीज़ होती है कि कुछ होशियार बच्चे क्योंकि आईआईटी में जाता है तो पाया जाता है कि वहाँ मेहनत काफ़ी करते हैं, ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को उन्होंने फेस किया होता है। तीसरी बात, एज कम्पेयर टू, जैसे कि मैं ये नहीं कह रहा कि बीए, बीकॉम या बाकी जो इसके फैकल्टी के जो हमारे छात्र होते हैं उनमें क्षमताएं कम होती हैं, लेकिन उसका उपयोग उतना नहीं किया जाता जो अपनी क्षमता का होता है। तो अपनी क्षमता को समझना ये कई बार प्रूव होता है मेडिकल के या इंजीनियरिंग की शाखाओं में, वो इसलिए वो आसान हो जाता है। ये मैं कतई नहीं कहूँगा कि बाकी जो बीए हुए बच्चे नहीं करते, क्योंकि हमारे कई दोस्त हैं, कई बच्चे हैं जो सिर्फ बीए हुए हैं, उसके बाद भी फर्स्ट अटेम्प्ट में कम से कम उम्र में पास हो चुके हैं। तो अपनी क्षमता का आकलन करना, सही चीज़ों को और फोकस्ड काम करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। उसको अगर करेंगे तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। बिल्कुल, मैं प्रदीप का रुख करना चाहूँगी। प्रदीप, बहुत सा गाइडेंस, हालांकि आप तो उस रास्ते से आगे निकल आए हैं, लेकिन फिर भी तजुर्बा जो है सर का वो आपके सामने, जैसा उन्होंने चर्चा में बताया। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, जैसा सुदाम खाड़े सर ने भी कहा कि मार्केट बहुत बड़ा है, किताबें बहुत सारी हैं, कोचिंग हैं, ये सब कितने कैटलिस्ट के तौर पर काम कर पाते हैं?
बगैर कोचिंग के भी हालांकि कई छात्र हैं जो निकल गए हैं, तो कोचिंग और बाकी इन चीज़ों की जो छोटे शहरों में उपलब्धता जिनकी नहीं है, उनकी कितनी भूमिका होती है सफलता में? जी मैम, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज की काफ़ी बड़ी भूमिका होती है, लेकिन उससे बड़ी भूमिका ये है कि आप कितने सेलेक्टिव हो उन रिसोर्सेज को सिलेक्ट करने में, क्योंकि आज इतने सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं। तो प्रिपरेशन करते टाइम कैंडिडेट्स जो होते हैं वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक पढ़नी है और कौन सी नहीं पढ़नी है। और मार्केट में ऐसा बनाया हुआ भी है कि जैसे सारी बुक्स पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन इसलिए मैं कहता हूँ कि सिलेक्टिव होना ज़रूरी है। और छोटे शहरों के लिए मेरा यही कहना है कि आज एक नया रिवॉल्यूशन है हमारे सामने ऑनलाइन माध्यम के जरिए। तो ऑनलाइन के जरिए भी हम अगर जैसे कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, तो वो अगर किसी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं या फिर हम कोचिंग नहीं जाते हैं, तो हम उसको ऑनलाइन भी सर्च करके और जितने भी अलग अलग तरह के मटेरियल्स अवेलेबल हैं उससे हम पढ़ाई अपनी जारी रख सकते हैं। और कोचिंग की भूमिका के बारे में मैं यही कहूँगा कि कोचिंग ज़रूरी नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं तो मानता हूँ कि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बिना कोचिंग के कहीं भी बिना कोचिंग की मदद लिए ही एग्ज़ाम आराम से क्लियर करते हैं। तो कोचिंग की कोई बड़ी भूमिका नहीं होती, ये मिथ है एक, और स्टूडेंट्स को इस बात को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। बिना कोचिंग के भी एग्ज़ाम क्लियर हो सकती है, लेकिन ये है कि डेडिकेशन होना चाहिए। और अगर आप कोचिंग नहीं जाते हैं, अगर आपके पास कोई अच्छा गाइड नहीं है, मेंटोर नहीं है, तो आप खुद अपने गाइड बने, खुद अपने मेंटोर बने और अपनी प्रिपरेशन को खुद एक अच्छे डायरेक्शन में लेके जाएं, तो मेरे ख्याल से आराम से तैयारी की जा सकती है। प्रदीप, आपका अपना तजुर्बा बताएं कि आप जो 2 अटेम्प्ट में जो निकलकर टॉपर बनकर उभरे हैं, उसमें किन एलिमेंट को आप मानते हैं कि जिनने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया? आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या थी? मैम, स्ट्रेंथ तो मैं यही कहूँगा कि मैं कभी ये नहीं मानता था कि मैं ये एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर सकता। तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था कि मैं करूँगा, लेकिन साथ में ये भी था, एक रियलाइजेशन था मन में कि इसके लिए कितनी मेहनत करनी है। मैं कभी हार नहीं मानता और ये भी मानता हूँ कि मुझे ये मालूम था एक्चुअली कि इस एग्ज़ाम में कितनी मेहनत लगती है। तो लास्ट ईयर मैंने अपना बेस्ट एफर्ट दिए थे। उसके बाद जब 93 रैंक आई तो मुझे लगा कि शायद थोड़ी सी और मेहनत की आवश्यकता है, और थोड़ी और मेहनत करूँगा तो शायद रैंक इम्प्रूव हो जाए। तो उसके बेस्ट एफर्ट के बाद भी मैंने थोड़ा और एफर्ट किया और उसका ये परिणाम है कि 26 रैंक है। तो मैं मानता हूँ कि कभी हार मानना नहीं चाहिए। लक्ष्य कितना भी बड़ा हो, यदि आपकी मेहनत बड़ी है तो लक्ष्य आपके सामने बिल्कुल छोटा है। बिल्कुल। सुदाम खाड़े सर का रुख करूंगी। सर, हम बार बार जिक्र यूं कर रहे हैं कि से इस बार बड़ी तादाद में टॉपर निकले हैं, विदिशा जैसे छोटे से ज़िले से भी टॉपर निकले हैं, और फिर सवाल घूमकर वहीं आ रहा है कि जैसे डिफेंस के लिए भी कहा जाता है कि आपका बैकग्राउंडर कैसा है, बैकग्राउंड बड़ी भूमिका निभाता है, परिवेश कैसा है, लेकिन ये बिल्कुल अलग परिवेश से बच्चे निकलकर यहाँ तक पहुँच रहे हैं और आगे इनका लंबा संघर्ष है। तो पहले तो सर इसी पर आप बताएं, क्योंकि आपने भी गाँव से शुरुआत की, सपना कैसे आंखों में पला और यहाँ तक कैसे पहुँचे? दूसरी बात ये कि फिर जो ये एक मिथ बन चुका है कि बड़ी कोचिंग, परिवार का माहौल, परिवार में 1-2 IAS अफसर होंगे तो उन्हें देखकर ही इंस्पायर हो जाते हैं, ये सब मिथ ही है क्या? प्रदीप ने भी उस बात को दोहराया है और मैं भी बताना चाहूँगा कि मैं 10वीं तक मेरी पूरी पढ़ाई गांव में हुई है और मेरे पेरेंट्स कभी स्कूल नहीं गए हैं। इसके बावजूद भी क्षमता की जो होती बच्चों में और प्रतिभाएं होती हैं वो किसी बैकग्राउंड से निर्मित नहीं होती हैं। ये जरूर है कि कुछ बेनिफिट और कुछ फैसिलिटीज जरूर मिलती हैं, लेकिन वो कोई प्रतिकूलता किसी के लिए हो नहीं सकती। इसके प्रदीप के माध्यम से मैं सभी साथियों को ये भी बोलना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ा योगदान और हमारा सबसे बड़ी एक जिम्मेदारी और कर्तव्य भी है कि हम जोत से जोत जगाएं। अगर हमने जब एग्ज़ाम पास की है तो हमको मालूम है कि एग्ज़ाम कैसे पास की जाती है, क्योंकि लाखों बच्चे एग्ज़ाम में बैठते लेकिन सभी पास नहीं कर पाते हैं। तो हमने जब पास किया तो हमको मालूम है हाउ टू क्रैक द एग्ज़ाम। तो हम जब तक यहाँ पे है, अपने गांव हो, जिला हो या राज्य में जब भी समय मिले तो जरूर बच्चों को सही जानकारी और उसके मंत्र और तंत्र जरूर बताएं, ताकि बच्चे जो करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल एक IAS ऑफिसर, IPS या अन्य इसमें होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और
ये दूसरी में एक उतना ही महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये तो एक बार आपको एग्ज़ाम देनी पड़ती है, उसके बाद एग्ज़ाम देने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब नेट के इस तरफ जब आते हैं तो प्रतिदिन आपको एग्ज़ाम देनी पड़ती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो इंटेलिजेंस है, अपनी जो बिल्कुल सर, मैं इसी प्रतिभा है, सवाल पर आ रही थी और क्योंकि मन में 1 मिनट ही बाकी है। ये सब वो छात्र हैं जो अब नेट के इस पार हैं और अब इम्तिहान उन्हें हर दिन देने हैं। आपने भी बड़ा इम्तिहान दिया था भोपाल कलेक्टर रहते हुए, जब कोविड की चपेट में आना शुरू हुआ था भोपाल, तो अब इनके सामने चुनौती होगी कि जब ये मैदान में उतर गए हैं तो इन्हें आगे कैसे मुकाबला करना है हर एक इम्तिहान का, हर दूसरे दिन जो इनके सामने खड़ा होगा। संक्षेप में सर उसके बारे में ज़रूर बताएं। मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि एक जैसे कहा कि प्रतिदिन एग्ज़ाम होते हैं, यहाँ पे चीज़ों को समझें, क्योंकि ये पूरे जितना भी प्रशासन होता है व्यक्तियों से बना होता है। हर व्यक्ति हमारे पास जो आता है तो कुछ कहना चाहता है, उसको समझना, संवेदनशील के साथ उसको सुनना, सही और गलत की पहचान करवाना। नियम कानून अपनी जगह पे होते हैं, लेकिन न्याय देने की जो बात होती है उसको प्रतिदिन हमको देखना पड़ेगा। साथ ही जो शासन प्रशासन जो हमारे सामने कुछ नीतियाँ रखता है, वो सभी नीतियाँ आम आदमी के लिए बनी होती है। उसको हमेशा ध्यान में रखते हुए, जैसे गांधी जी ने भी कहा था कि जब भी कुछ कन्फ्यूजन हो आपको, तो आप आम आदमी का चेहरा आपके सामने रखिए, तो आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। आप अपने जो भी इंटेलिजेंस है, पूरी कैपेसिटी है, आपकी जितनी क्षमताएं हैं और आपके विशेष जो गुण होते हैं, उसका उपयोग आप जनता के काम के लिए नियमों में रखते हुए, लेकिन आपकी जितना क्षमता है उसके साथ पूरी न्यायपूर्णता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ और लोकोपयोगी काम करने के लिए एफिशिएंसी से काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, शुक्रिया प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और इस चर्चा का जो सार निकल कर आया है, एक लाइन में कहूँ तो मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। मेहनत ही है जो इंदौर के प्रदीप को 26वीं रैंक तक पहुंचा पाई और विदिशा के छात्रों को ये मुकाम दिला पाई। तो आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आज की इस चर्चा में फिलहाल इतना ही।